इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, कड़ाके की ठंड शुरू हो रही है और इस कति ठंड में भाई हम ध्यान तो रख रहे हैं हर एक चीज़ का, और टाइम पर भाई पानी भी दे रही है फसलों ने, और डांगर ढोर का भी ध्यान रख रहे हैं। लेकिन भाई महत्वपूर्ण ये भी है कि भाई जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनको अपने शरीर का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ठंड में शरीर हमारा ठीक रहेगा तो साथियों जब वह सारे काम होंगे तो शरीर का ज़रूर ध्यान रखें, और जो काम जो दिनचर्या के है वो साथियों टाइम अनुसार करे। नोनी भाई घनी जल्दी करे, थोड़ा सा अच्छी तरह थोड़ी धूप सी निकल जावे तो उसमें हम कार्य शुरू कर सकते हैं। और आज जो कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो चर्चा लेकर आए बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे। अब एक तो चर्चा हम आज कार्यक्रम में लेकर आए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और आज की नसीहत में बात हम करेंगे आजकल के दिनों में पशु आवास व्यवस्था, क्योंकि साथियों ज़्यादा घना ज़्यादा हो रहा है। और इसी तरह आज एक महत्वपूर्ण हम जो चर्चा की भी करेंगे, जो भेंटवार्ता करी है डॉक्टर CB सिंह से, हमारे जो साथी धर्मवीर ने, और विषय जो रहा भाई कड़ाके की ठंड में खेतों में खड़ी फसल पर किस प्रकार से ध्यान रखा जावे, और सब्जी विशेषज्ञ डॉक्टर CB सिंह। तो भाइयों जो बातचीत सुनी आज जो उन्होंने करी है तो साथियों वो उसके अंश हम आपको सुना देते हैं और उसके बाद अन्य चर्चा भी करेंगे। तो सुनते हैं ये भेंटवार्ता चर्चा कड़ाके की ठंड में डॉक्टर CB सिंह से खेतों में खड़ी फसल पर धर्मवीर की बातचीत। कड़ाके की ठंड में फसलों की सुरक्षा विषय पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर CB सिंह। आप वरिष्ठ सब्जी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में जो खेतों में खड़ी फसलें हैं, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी फसलें हैं कि जो कि इस वक्त खेतों में खड़ी हैं। जहाँ तक अपनी क्षेत्र में की फसलें आजकल खड़ी हैं, पहले हम लेते हैं सब्जी वर्गी के। सब्जी वर्गी में आजकल की मुख्य जो फसलें हैं, आलू है, टमाटर है, और भी कुछ बेल वाली सब्जियों की नर्सरी लगी हुई है, और प्याज की नर्सरी लगी हुई है, लहसुन की फसल खड़ी है, और बाकी और सब मटरें हैं खेत में पड़ी है। और अब इधर आ जा सीरियल्स में गेहूं है, और आपका साथ में सरसों है, तोरिया है, ये सब फसलें हैं खड़ी हुई है। और जैसा कि आपने जिक्र किया था कि कड़ाके की ठंड, जरूर मौसम विभाग की प्रेडिक्शन जो चल रही है उससे किसानों को सतर्क भी किया जा रहा है। ये फसल से लेके मानव हम सबके लिए काफी चिंता का विषय है। और जो तापमान चल रहा है इसमें बहुत कुछ, अभी पाले की तो उतनी समस्या किसानों द्वारा नहीं आई है, लेकिन तापमान में कुछ ऐसे मौसम विभाग से सूचना मिली है कि आगे मौसम थोड़ा खराब है, बूंदाबांदी की संभावना है। अगर बूंदाबांदी होती है तो गेहूं के लिए तो लाभदायक है, लेकिन जहां तक टमाटर है और अपनी आलू की फसल खड़ी है उनको नुकसान पहुंच सकता है।
जी डॉक्टर साहब। जी। तो जो आपने कहा कि आलू की फसल को नुकसान पहुंच सकता है, तो आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो नुकसान है ये किस अवस्था में आएगा, कैसे आएगा? सबसे ज्यादा जो कुछ आपने देखा होगा कि जो अगेती है वो फसल किसानों ने उसकी पढ़ाई कर ली है, और कुछ लोगों ने, किसान भाइयों ने, जो खेत में खड़ी कुछ पका के करना, कच्चा आलू तो पड़ चुका है, जो पक्के आलू है, पक्के आलू के साथ साथ जो लोग कुछ पछेती आलू लगाए हैं उनके लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है अगर पाला पड़ता है तो। जी। तो खास करके ये जो सोलेनेसिस क्रॉप है, जिसके अंदर आती है, आलू आता है, टमाटर आता है, मिर्च आता है, बैगन आता है, इनको पाली से सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा ये पूरी की पूरी पाले से फसल दवा हो जाती पूरी। जब अपनी आधी उम्र में अगर बर्बाद हो जाती तो आलू के तो कंद भी बनना मुश्किल हो जाता है, खत्म हो जाता है। टमाटर में जो तापमान गिर जाता है, फूल जो है उसके सारे मुद्दे हो जाते हैं, देसी भाषा में कहा जाए, वो खत्म हो जाते हैं, तो फल की भी समस्या हो जाती है। फिर इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होने पर ये मरूड़िया वगैरह रोग भी आ जाते हैं, जिससे ये फसल का काफी नुकसान होता है। और जैसा कि हम लेते हैं बैगन में, बैगन की चौड़ी पत्तियां होती है, इसमें पाले का ज्यादा असर होता है। मिर्च थोड़ा कम प्रभावित होती है। तो ये है। और कुछ नर्सरी लोग की आजकल को होता है अगेती फसल के लिए, जिस चप्पल कद्दू है, खरबूजा है, और कुछ कोकोपीट में उगा रखे हैं, वो अगर खेत में स्थानांतरण कर दिए हैं तो ग्रोथ तो रुकी हुई है, अगर पाला पड़ता है तो पौधे का नुकसान होने की संभावना है। ये तो सब्जी भाजी की। अब इनकी सुरक्षा की जहाँ तक बात होती है, ऐसे तापमान में ये किसान न सोचे कि तापमान काफी नीचे गिर चुका है तो हमारी सुरक्षा रहेगी, अब पानी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा है कि थोड़ी सी हल्की सिंचाई करते रहे, कि नालियों डोलों में करते रहे, ताकि तापमान मेंटेन रहे। रात को अगर पाला की संभावना होती है तो उसमें वाष्प बन के निकलती है, एक लेयर सी बन जाती है, तो जिससे फसलों की सुरक्षा हो जाती है। कुछ ही देहाती जो नुस्खा है कि लोग धुआं करके भी सुरक्षित करते हैं फसल को, पश्चिम और उत्तर की तरफ से। अमूमन देखा गया है कि इस समय पूर्व और पश्चिम की हवा चलती है, तो उधर ये कोई घास फूस और लकड़ी जला के थोड़ा सा धुआं होता रहे। और ये हमेशा पाला वगैरह जो पड़ता है 12 बजे के बाद पड़ता है रात को। अगर धुआं कर दें तो उससे भी एक लेयर जो पड़ जाती है और उससे फसल की सुरक्षा हो सकती है। तो ये थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ता है, तो जिससे कि अपनी फसल सुरक्षित हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, तो अब सब्जियों की तरफ से आपने कहा कि इस तरीके से हम देखभाल करें कि थोड़ा हल्का पानी दें या थोड़ा धुआं करें या उनको, ताकि सब्जियों की जितनी भी फसलें हैं उनकी हम रक्षा कर सके। जी डॉक्टर साहब, जो छोटे छोटे फल वृक्ष जो इस बार बागवान भाइयों ने लगाए होंगे, तो उनको भी ठंड प्रभावित करेगी क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो ऐसे में उन बागवान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। और खास करके ये जो है, जो 1-2 साल के पौधे हैं, खास करके 1 साल के कम के, विशेष करके आप पपीते को लीजिए। जी, पपीते को काफी नुकसान हो सकता है। देखते हैं ब्रॉड लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, पाले का असर ज्यादा पड़ता है। तो ऐसे में ये जो धान की पराली होती है उसके तने को कवर करके बांध देते हैं, और देहात में अक्सर देखा गया है कि किसान भाई इसको अपनाते हैं। तो तने में अगर उलपाट के अगर ये पराली को बांध देंगे तो उससे तापमान मेंटेन रहेगा, तो थोड़ी पौधे बचे पड़ेंगे। इसी तरह अमरूद है, आम है, इनको परालियों से करके कर लें, और इसमें भी हल्की सिंचाई करते रहें। और ये ध्यान रखें कि जब भी छोटे पौधे को लगाएं तो ये विंड ब्रेक, मतलब ऐसी बागवान समय जहाँ की पौधे हों और पौधे बड़े पौधे हों, ताकि इसको तापमान को नियंत्रित कर रखें। मतलब अगर हवा चलती है तो उससे अवरोध पैदा हो जाता है, तो डायरेक्ट पौधों पर जो नए पौधे लगे होते हैं उनका बचाव हो जाता है। और ये खास करके अमरूद, आम और ये जो लगे हुए हैं पपीता, इनकी विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है।
तो ये चीज ध्यान रखेंगे तो इसका बचाव हो सकता है। अब हम लेते हैं थोड़ी सी फूल वाली की के बारे में। गेंदे की होती है और जो आजकल काफी लगे हुए हैं, तो उनमें भी किसानों की यही शिकायत आती है कि टेम्परेचर में हमारा पूरा फूल खिल नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में उनको सिंचाई करते रहें ताकि उस पर तापमान का असर कम पड़े, तो इस तरह से उसका भी बचाव कर सकते हैं। और जहां तक बाग की बात है, जो छोटे जो इस साल लगे हों या पिछली साल लगे हुए हैं, तो उनके थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरह अगर बागवान इसी तरह जैसे धुआं किया गया, हमने सब्जी वर्गीय में कहा, इसे बागवान में भी थोड़े से धुआं करके और तने को अगर ये पराली वगैरह से, आजकल की धान की परालियां, उससे लपेट के तना अगर कवर कर दें तो पौधों की सुरक्षा हो जाएगी। बड़े पौधों में कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे सर्दी का समय है और आगे जो जिन भाइयों ने प्याज की नर्सरी बो रखी है और उनको प्याज की जो रोपाई का कार्य भी करना है, तो उन भाइयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये भी आपने बड़ा अच्छा समझा। किसान भाइयों को, जैसे कि हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हिसार की सिफारिश है, उसके हिसाब से उन्होंने 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक इसको जो पौध तैयार है प्याज की ट्रांसप्लांट हो जाने से, कुछ किसान लगा भी दिए हैं। लेकिन ये रही सवाल कि तापमान जैसा कि आगे बढ़ता जा रहा है तो हमारे किसान काफी लाभान्वित हो रहे। अगर जनवरी के अंत तक या 15 फरवरी तक भी लगा करके पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर पनीरी ये ध्यान रखें कि जिनकी पौधरी 40 दिन की हो गई है, यानी समझिए 1.5 महीने की हो गई है, तो उसको हस्तांतरण कर दें, लगा दें। ऐसे तापमान में उसका कोई फर्क नहीं। हाँ, ये देखा गया है कि अमूमन किसान भाई उसी खेत में प्रिफर करते हैं, उसकी तवज्जो देते हैं जिनमें से आलू की अगेती पढ़ाई कर ली होते हैं। तो उनको हम बताना चाहेंगे ऐसे खेत में हमें अतिरिक्त कोई खाद की देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अमूमन हमारे यहाँ क्या है कि आलू वाले खेत में काफी सुपर फास्फेट व नाइट्रोजन फास्फोरस की सभी खादें काफी मात्रा में दे देते हैं, तो इसे कोई जरूरत नहीं है। खेत तैयारी करके उसे सीधे ट्रांसप्लांट कर दें। फिर इसके बाद अगर पौधे बड़े हो जाएंगे थोड़ा, तब अगर आवश्यकता है उस हिसाब से नाइट्रोजन वाली खाद दे करके पौधे को सुरक्षित किया जा सकता है। हाँ, ये ध्यान रखें कि अगर इन दिनों लगा रहे हैं, जिन किसानों की पौध तैयार है और उनको प्याज की नर्सरी लगानी है, तो ये रखें कि थोड़ी सी नर्सरी को पहले पाड़ के रख दें ताकि थोड़ी सी भूखी हो, ताकि उसके जमीन जब लगावें तो पौधे को व्यवस्थित होने में थोड़ा सा करने के बाद पानी लगावें ताकि पौधा अपने आप खड़ा हो सके। और ये नहीं कि खेत में नर्सरी में पानी लगाने के बाद तुरंत वो पौध खेत में लगाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा पौधे के व्यवस्थित होने में समय लगता है। तो ये ध्यान रखें कि जिन किसान भाइयों की अगर पौध तैयार है तो जितना जल्दी हो सके और इसको अपने खेत में हस्तांतरण कर दें। जहां तक लहसुन की बात है, लहसुन हमेशा हमारी सिफारिश अक्टूबर के महीने में लग चुकी है और उनकी थोड़ी ग्रोथ रुकी हुई है। अगर तापमान थोड़ा सा अच्छा होगा, जो किसानों की हमारे पास शिकायत आती है कि डॉक्टर साहब लहसुन चल नहीं रहा है, तो ये तापमान की मेहरबानी है। अगर तापमान हो तो सुधर जाएगा और ये लहसुन की भी फसल अच्छी हो सकती है। जहाँ तक पत्तेदार सब्जियां हैं, मूली है, गाजर है, शलगम है, चुकंदर है, आजकल ये काफी अच्छी चल रही हैं और हम मार्केट में आ भी रही हैं। इनको इस तरह ठंड का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा सा जो ये जड़ वाली है, पहले उनकी रूट की जो थोड़ा सा उतनी हेल्दी नहीं हो पाएगी जितनी पहले होती तापमान में, लेकिन तापमान गिरने से उसकी कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। तो ये जड़ वाली भी फसलें सुरक्षित है और अच्छी इनकम देने वाली हैं। और खास करके मैं तो चुकंदर के बारे में कहना चाहूंगा, किसान भाइयों को चुकंदर भी लगाने चाहिए। इसमें से विटामिन वगैरह भी पाए जाते हैं। फिर इसके जूस वगैरह ये
में भी उसका काम आता है। तो कुछ किसान भाई लगा भी रहे हैं। चुकंदर की भी खेती होती है, मूली की तो काफी होती है, शलगम की भी होती है। तो इन पर हमें थोड़ा तापमान का उतना असर नहीं पड़ेगा अन्य फसलों की अपेक्षा। तो डॉक्टर सीबी सिंह जी, आपने बड़ी विस्तार से और बहुत अच्छी जानकारी दी है कि कड़ाके की सर्दी में फसलों की देखभाल किस तरह से की जाए। आपने ये जानकारी दी और आपने हमसे बातचीत की। इस सब जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो साथियों, ये तब बात हमने जो करी थी और डॉक्टर सीबी सिंह ने बताया। और भाई धर्मवीर भाई देखो, कड़ाके की ठंड में हम गए थे और बेशक ठंड हो, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम ज़रूर लेकर आते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमेशा आगे मिलती रहेगी। और अब दूसरी चर्चा हम जो बात कर लेते हैं साथियों, ये बात कर लेते हैं हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। क्योंकि साथियों देखियो, योजना कोई भी हो वो हमेशा जनहित के लिए होती है और जनहित के अंदर यदि हम देखें तो साथियों, इसके अंदर प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है, इसके बारे में बताते हैं कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना में से एक है। और इस योजना के अंतर्गत शुरू में छोटे और सीमांत किसानों को ही, जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी कि जो 4.9 एकड़ से कम भूमि हो, उसमें पात्र माना गया था। लेकिन बाद में भाई से विस्तार देते हुए सभी कृषकों के लिए इसको लागू कर दिया गया था। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भाई बहुत बढ़िया यह योजना है। और इस योजना के तहत सभी किसानों को भाई न्यूनतम आय सहायता के रूप में भाई प्रति वर्ष 6,000 रुपया इसमें मिल रहा है। और 1 दिसंबर 2018 से यह योजना भाई किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भाई 6,000 जो इसमें प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को 3 किस्तों में भुगतान इसमें किया जाता है और सहायता राशि सीधे उसके बैंक खाते में इसमें जाती है। और भाई यानी कि जो 4 महीने के बाद किसान को 2,000 की सहायता राशि दी जाती है। और योजना की शुरुआत भाई 2018 में जिस तरह मैंने बताई थी हुई थी। और इस तो भाई 20,000 करोड़ रुपए का जो अग्रिम बजटीय प्रावधान कर लिया गया था। और जबकि सालाना जो इसमें खर्च आया था भाई 75,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसानों की संख्या अधिक होने के कारण इस योजना में किसानों की दिलचस्पी होने के कारण सालाना खर्च इसमें बढ़ता गया। और सरकार महत्वपूर्ण भाई इसमें बजट भी बढ़ा रही है, सभी किसानों का ध्यान भी रख रही है, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े हो। और इसी प्रकार साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भाई आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए भाई किसान भाई 2 माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एक तो पहला तो भाई कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर, और जो भाई ये क्या करे भाई कंप्यूटर की दुकान खुल रही है उड़ा जाकर ऑनलाइन इसमें भर सके। दूसरा भाई माध्यम किसान भाई खुद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी भाई इसमें आवेदन कर सकते हैं। और पीएम योजना के लिए भाई इसमें आवेदन किस तरह करें भाई, एक तो देखो ऑनलाइन जो नज़दीकी CSC सेंटर सरकार द्वारा जो भाई सारी सरकारी योजनाएं जिसमें चल रहा है वहाँ पर आप जा सकते हैं और आवेदन भाई आप खुद भी कर सकते हो। और इसी तरह साथियों जो pmkisan.gov.in पर आप कर सकते हो और भाई सीधा आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो साथियों महत्वपूर्ण जानकारी दोनों बहुत बढ़िया थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और भाई जो डॉक्टर सीबी सिंह ने भाई बताई जो कड़ाके की ठंड में जो भाई जो फसलें है उसका ध्यान किस तरह रखें। और इन महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद भाई अब थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि किस प्रकार से भाई हम जो कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और कल भाई कार्यक्रम की जानकारी देते हैं भाई, कल किसान वाणी कार्यक्रम में हम जो भाई बातचीत करेंगे। कल तो इतवार है तो थारी चिट्ठी हमारे गीत मेरी गिला सुनियो भाई। और जो सोमवार को हम जो चर्चा भाई लेकर आए हैं उसमें बात हम करेंगे सूक्ष्म सिंचाई योजना। और दूसरी जो चर्चा रहेगी भाई सब्जी उत्पादन में पॉलिटिकल विधि द्वारा इसमें। और इसी तरह जो भाई जानकारी एक और देवोगे भाई और प्राकृतिक कृषि के बारे में भी जानकारी देगी, क्योंकि प्राकृतिक खेती भाई किस तरह शुरू करें, थोड़ा सा हौसला ज़रूर बढ़ाओगे इसमें। और अब थोड़ा सा मौसम का भी भाई पूर्वानुमान सुन लेते हैं और डॉक्टर ममता जो मौसम विशेषज्ञ है वो क्या जानकारी दे रही है, सुनते हैं। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ
मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95% रही। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 10 जनवरी तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान रात्रि तापमान में हल्की वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह वृद्धि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। किसान भाइयों, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, 8 जनवरी को कुरुक्षेत्र जिले में ठंडा दिन रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाई, आप फसलों में तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही आप गेहूं की फसल में सफेद रतुआ और आलू की फसल में पछिता झुलसा रोग की प्रति निरंतर निगरानी करते रहें। धन्यवाद। तो साथियों, ये तो महत्वपूर्ण जानकारी हमने डॉक्टर ममता से ली, जो मौसम विशेषज्ञ है। और अब घनी देर होगी साथियों, मनोरंजन भी होना चाहिए, तो सुनते हैं ये रागनी। येरी बुरा मान चाहे भलारी माने, एक गलती कर दी खास तने, हेरी दरबारा में छोर माजरा ये भूखे दासी दास तने, बुरा मान चाहे भला माने, एक गलती कर दी खास तने, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे दासी दास तने, बुरा मान चाहे भला माने, एक गलती कर दी खास तने, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे दासी दास तने। के 12 साल तक रही एक नीम, जाग्या को न लोभ कती, हेरी रानी त बनी गाग उडाई, सारा ओ करो बकती, एक बेन थी फल लागण की, तने कतर दी को बकती, हेरी शानी होके नस्तर की दिए, अच्छो कर दे तटो बेकती, ये तो कर दे तटो बेकती। हरी एक बहू तेरे घर में थी, एक बहू, हरी एक बहू तेरे घर में थी, या करनी चाहिए थी खास तने, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे दासी दास, बुरा मान चाहे भला माने, एक गलती कर दी खास तने, दरबारा में छोर माजरा ये भूखे दासी दास तने। देखे सासू देख बात बहू की, कद आवे नहीं नवेली, पुनवासी ने व्रत करे प्रसाद चढ़ावे बेली, एक पवन तरार बेटा थवा
उल्टे बास बरेली, अरे उल्टे बास बरेली। अरे नो मामी नारी गर्भ लाग री, नो मामी ना गर्भ लाग रा, वह राखी को न पार गर्भ तो साथियों ये तो हमने रागनी सुनी रणवीर सिंह और साथियों द्वारा भाईया गाई गई थी। और मनोरंजन के बाद भाई थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। और जो महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, इस पर हम जो बात कर रहे हैं इसमें व्योम के आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है जो 2023 जो चल रहा भाई, जो गतिविधियाँ इसमें जो चल रही है उसकी बात हम कर लेते हैं। भाई देखिए, जो मोटा अनाज पहले हम बहुत ज़्यादा खाया करते, लेकिन आजकल हम बहुत ना के बराबर खा रहे हैं। और जाडे में थोड़ी हम खा लेते भाई खिचड़ी। लेकिन साथियों जो मोटा अनाज है वो बहुत फ़ायदेमंद है। और इसी के लिए सरकार ने भाई जो 2030 के लिए व्योम का जो साल दिया था और मोटे अनाज को विश्व स्तर पर इसको आगे बढ़ाया है। और भारत में जो लॉन्च समारोह भाई 3 दिवसीय सम्मेलन रहा। और इसी तरह जो प्रमुख बाजरा उत्पादन देश के 3 प्रतिभागियों को नामित का उत्पादकता के सम्मेलन में इसको आगे बढ़ा गया। और अनुसंधान और विकास यानी जो मूल्य श्रृंखला पर सम्मेलन हुआ। और लॉन्च तक भाई 3 से 7 दिनों के भीतर भाई होटलों में बाजरा और व्यंजनों के जो भाई इसमें पकवान आगे बढ़े। और शुभारंभ के दिन जो मध्याह्न भोजन के लिए भी बाजरे का जो वितरण इसमें किया गया था। लंच के दौरान भी भाई ICDM के माध्यम से भाई बाजरे का वितरण किया गया। और दुनिया भर में भाई सभी भारतीय दूतावासों में लॉन्च की तारीख को बाजरा फूड फेस्टिवल के तौर पर अपनाया गया है। और विभिन्न हितधारकों को पूरे भारत में सभी राज्यों और बाजरा उत्पादक जिलों में होने वाले जो कार्यक्रमों में भी शामिल इसमें किया जाएगा। और 2023 की जो गतिविधियां इस दौरान जो पूरे साल रहेगी साथियों। और इस प्रकार हम बाजरा व्यंजनों के साथ कुक बुक का भी विमोचन इसमें कर रहे हैं। तो मोटे अनाज में जिस प्रकार से सरकार आगे बढ़ रही है तो हमने उसका सहयोग करना चाहिए और इसको अपने रूटीन में हमने इसको अपनाना चाहिए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। आज जो महत्वपूर्ण हमने जो चर्चा करी, उम्मीद करते हैं सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं आप उसको रूटीन में अपने लाओगे। और भाई जो पशुधन की जहाँ तक बात है, और इस जाडे में भी पशुओं की व्यवस्था भी बढ़िया तरीका करो। और जाडे में धूप निकलता है, जब भी पशुओं को बाहर निकाला ना, तो भाई सर्दी में इसमें बचा कर रखें ताकि दूध हमारे पास से सही रहेगी दूध। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों आज के अंक में इतना ही। विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।